मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कुसमी ग्राम पंचायत, तरेनी, श्रीकोट, रामनगर व अन्य ग्राम पंचायत में जाकर पीएलवी इरशाद आलम के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार शिविर के माध्यम से किया जा रहा है। टोल फ्री नंबर 15100 को बताया व दिनांक 11 दिसंबर 2021 को लोक अदालत होने वाले उद्देश्य को सफल करने के लिए आमजन की भागीदारी होना बहुत जरूरी है। मुकदमेबाजी के चक्कर में छोटे छोटे मामले भी वर्षों से अदालत में लंबित रहते हैं, जिससे आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ती है और आर्थिक नुकसान भी होता है। लोक अदालत का उद्देश्य ऐसे सभी मामलों को त्वरित निराकरण करना। आप लोग जागरूक होकर लोक अदालत का लाभ उठाएं। मैं इरशाद आलम कुसमी का रहने वाला हूँ। मुझे रामानुजगंज न्यायालय से पीएलवी के रूप में नियुक्त किया गया है। प्राधिकरण विधिक प्राधिकरण के तहत पीएलवी के रूप में मुझे नियुक्त किया गया है, जिसमें मैं गांव-गांव में जा कर शिविर लगाकर कल होने वाला लोक अदालत दिनांक 11 दिसंबर 2021 को होने वाला लोक अदालत को प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक मेरे द्वारा किया गया और टोल फ्री नंबर 15100 लोगों को बताया गया और विधिक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए मैं लोगों को अपना मोबाइल नंबर भी दिया। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के एक थाने के 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। निलंबन की वजह इन चारों द्वारा तंबाकू गुटखा खाकर थाना परिसर में गंदगी फैलाई जा रही थी। यह है शहडोल जिले का गोह पारू थाना। जिले के एसपी अवधेश गोस्वामी ने 2 दिन पहले इस थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पाया कि थाने परिसर में जगह जगह तंबाकू और गुटखे के पीक के निशान थे। जब एसपी ने थाना प्रभारी से इस गंदगी की वजह पूछी तो उनने एक सब इंस्पेक्टर सहित 2 एएसआई और एक आरक्षक का नाम बताया, जो समझाइश के बाद भी गंदगी करना नहीं छोड़ रहे थे। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए चारों को निलंबित कर दिया गया। सर, गोपारू थाना अंतर्गत गुटखा थूकने को लेकर 4 पुलिस कर्मियों का कार्रवाई। कल पुलिस अधीक्षक ने थाना गोपारू का आकस्मिक रूप से विजिट किया और वहां पर ये पाया कि काफ़ी गंदगी है और पूरे थाने में पान के और गुटखे के थूक वगैरह पीक वगैरह पड़ी हुई थी। ज़बरदस्त गंदगी का आलम था। इस पर से एसपी साहब ने थाना प्रभारी से पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि 3 ऐसे कर्मचारी हैं थाने पर जो एएसआई रैंक के हैं और इसमें एक हवलदार रैंक का है। ये चारों पान का पीक और गुटखा वगैरह खा के गंदगी कर रहे थे। पूछताछ की और ये लोग थाना प्रभारी की भी बात नहीं मानते थे। इस पर से पुलिस अधीक्षक ने चारों को लाइन अटैच किया है और थाना प्रभारी को भी हिदायत दी कि भविष्य में इस प्रकार की गंदगी दोबारा न मिले। उसमें कार्यवाहक उप निरीक्षक नरेंद्र नंद कुमार कछवाहा, दिनेश द्विवेदी, देवेंद्र सिंह और हवलदार प्यारे लाल, इनके विरुद्ध में कार्रवाई हुई है। इनको लाइन अटैच किया गया है। सर, जयपुर थाने में रक्षक ने खुदकुशी कर ली फांसी लगा के, सर क्या मतलब होंगे? जी, इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में करें। जयपुर थाना में रक्षक ने फांसी लगा ली थी सर। अब उसका नाम हम निकालना पड़ेगा ना यहाँ पर। घनश्याम नाम है। दुबे जी बता दीजिए क्या फांसी वाला जिसने फांसी लगाई है आपके? श्रीनाथ कड़वाखेड़ी आश्रम ताल परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री अजबनाथ अपना शरीर दिनांक 7 दिसंबर 2021 को त्याग दिए, जिनकी शव यात्रा दिनांक 8 दिसंबर 2021 को अंतिम दर्शन के लिए दूर दूर से संत समागम आए और दर्शन का लाभ लिया। श्रीनाथ करवाखेड़ी आश्रम के उत्तराधिकारी के रूप में दिनांक 9 दिसंबर 2021 को उज्जैन के भरतरी गुफा के महंत पीर रामनाथ जी महाराज, महंत हरिनाथ व समस्त गुरु भक्त जी द्वारा श्री श्री 1008 श्री बालकनाथ को उत्तराधिकारी बनाया गया। बच्चों की अभिलाषा ने जीता जिला न्यायाधीश का मन। सेंटफोर्ड स्कूल सीधी के सैकड़ों बच्चों के साथ न्यायालय घूमे, एक बच्चे को कुर्सी में बिठाया और बच्चों को प्रोत्साहित किया। कहते हैं आज की युवा पीढ़ी नाव निहाल ही देश का भविष्य है। सुबह सुबह न्यायालय परिसर में सैकड़ों बच्चे वहां बन रही नई वाटिका को संवारने के लिए सुंदर सुंदर महकदार वृक्ष लेकर
तो वहीं न्यायालय के न्यायाधीश सहित अन्य अधिवक्ताओं के साथ मिलकर नवनिहालों ने सैकड़ों वृक्ष लगाए, साथ ही पर्यावरण को हरा भरा कर पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? सीधी हरा भरा हो, स्वच्छ हो, वातावरण यहाँ का स्वच्छ हो, इसकी पहल जो सेम्पोल्ड स्कूल ने करी है वह न्यायालय परिसर से करी है। तो इसमें अब सभी को ये सोचना चाहिए कि जो सीधी के डिवाइडर्स हैं और किनारे किनारे हैं, सारे स्कूल को के बच्चों को इसमें जोड़ा जाना चाहिए। प्रशासन और ये जो आपकी नगरपालिका है, इनको आगे बढ़ के आना चाहिए और सारे स्कूल के बच्चों को कॉम्पिटिटर के रूप में पैदा करके और वृक्षारोपण करना चाहिए। यही ये जो जिला न्यायाधीश मिश्रा जी ने यह अवसर सबको दिया है, तो उनका साफ संदेश है कि सभी कोई इससे जुड़े और वृक्षारोपण को ज़्यादा से ज़्यादा सीधी में प्रभावी बनाए। झांसी वीएसएम वीरांगना नगर साई आस्था के पास जनसेवा पैथोलॉजी का भव्य शुभारंभ हुआ। झांसी वीएसएम वीरांगना नगर साई आस्था के पास जनसेवा पैथोलॉजी का भव्य शुभारंभ हुआ। डॉक्टर नरेंद्र सिंह सिंह, डॉक्टर डीएस मिश्रा, डॉक्टर संदीप सरावगी, सुधीर गौर ने सर्वप्रथम पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर पैथोलॉजी का शुभारंभ किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में ग्रामीण सेवा संस्था के कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें समस्त पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन गरीब असहाय लोगों को काफी समस्याएं आ रही हैं, जिनका निस्तारण करने में हमें उनका पूर्ण सहयोग करना होगा। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि गरीब असहाय लोगों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती और वो इनसे वंचित रह जाते हैं, जिसके चलते उन्होंने कहा हमारा संगठन सरकार द्वारा आ रही सुविधाओं को गरीबों तक पहुँचाएगा। संस्थान से जिला उप प्रभारी दीपक कुमार। देखिए, हमारी ग्रामीण भारत की जो संकल्पना सबसे पहले दी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी थी और महात्मा गांधी भी इसके पुरजोर समर्थक थे। यही कारण था कि स्वराज्य की संकल्पना उन्होंने दी, यानी कि हमारा देश पूर्ण रूप से खुशहाल रहे, इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण स्तर पर भी खुशहाली छाए और ये जब ही संभव है जब हम ग्रामीण स्तर की समस्याओं के समाधान में आगे बढ़ें और आप भी लोग हमारा सहयोग करें, चाहे वो समस्या किसी भी स्तर की हो सकता है वो समस्या आर्थिक स्तर की हो, जैसे कि हमारी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि किसी की विधवा पेंशन है, किसी की विकलांग पेंशन है, किसी की वृद्धा पेंशन है, अगर वो समय पर नहीं मिल पा रही है और वो निराश्रित है तो किस प्रकार से वो अपना भरण पोषण करेगी और बीच में मध्यस्थ जो है किसी प्रकार से उसका गमन कर जाते हैं, ये अनुचित है, ये उनके साथ अन्याय है और इस अन्याय को हमें रोकना होगा और ये अन्याय जब भी रुक सकता है जब आप लोग हमारा सहयोग करें और संगठन में सभी पदाधिकारी अपने अपने दायित्व को निर्वहन ईमानदारी के साथ में आगे करें। ये समस्या तो एक असमान समस्या है, अन्य समस्याओं को भी इन्होंने गिनाया, जैसे सड़कों की समस्या है। अभी भी आरती सिंह ने आपको बताया कि सड़कों पे जो है जगह जगह खस्ता हालत बनी हुई है, संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं, बरसात में जल भराव की स्थिति हो जाती है। कई कई ग्रामीण क्षेत्र तो ऐसे हैं कि जहाँ सड़कों की समस्याएं सब राज्य स्तर तक लोग परिचित हैं, लेकिन अभी तक उनका निर्माण भी नहीं हो पाया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कोई संगठन ऐसा नहीं है जो इसके लिए आगे आए और ग्रामीण स्तर पर भी हमें उचित सहयोग मिल जाए। अगर ग्रामीण स्तर पर उचित सहयोग हमें मिले तो हम आपकी आवाज़ को ऊपर तक उठाएंगे। जब आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचेगी तो आपकी समस्याओं को कुछ ना कुछ स्तर पर सब समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है
अब इस देश के लिए हम चाहेंगे सभी पदाधिकारी और सभी ग्रामीण जन इनकी जो समस्या है हमारे साथ समन्वय बिठाकर आगे बढ़ें और हम भी उस समस्या के समाधान में आपका सहयोग करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बढ़ाना चाहूँगा। धन्यवाद। सड़कें अच्छी होनी चाहिए जिससे कि साफ़ सफाई रहेगी तो मतलब जो है कि बीमारी भी कम होगी और अच्छी सड़कों का निर्माण होना चाहिए जिससे कि गांव में आने जाने वाले वाहनों की आने जाने में दिक्कत ना हो। और मैं चाहती हूँ कि आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए जिससे कि मतलब आने वाले समय में बीमारियां कम फैलें। और अच्छी से अच्छी हम चाहते हैं कि जनता को जागरूक करें और अच्छे वो हमारा साथ दें। और इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करेंगे और हमारा साथ देंगे तो सड़कें भी अच्छी होंगी और उसमें हम सबको सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। और जगह जगह नल लगवाने चाहिए जिससे कि पानी की कोई परेशानी ना हो, जनता परेशान ना हो। और सभी लोगों से मेरा इतना कहना है, आप सब मिलके हमारा साथ दें जिससे कि हम अपने रामपुर जिला में उत्तर प्रदेश में इसको अपनी ग्रामीण समस्या की समाधान का हम उल्लंघन का आसानी से सॉल्व कर सकें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जशपुर जिले के विकासखंड बगीचा अंतर्गत ग्राम पंचायत सुलेशा जहां विगत 3 वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है जिसमें दूरस्थ ग्रामीण पाठ क्षेत्र के मद्देनजर लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्य समस्या पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालन के 3 वर्षों के बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाई, जिससे इलाज के लिए आने वाले ग्रामीणों को पेयजल के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों के अनुसार उनके द्वारा पेयजल संबंधित समस्या के बारे में जिले के उच्च अधिकारियों को जानकारी दी जा चुकी है। अब देखना यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुलेशा में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था जिला प्रशासन कब तक करवा पाता है। सर, मैं आपका नाम और जगह का नाम और जो आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे जो असुविधाएं उस संबंध में आपसे जानकारी चाहूँगा। जी, मैं तिलक वर्मा जी यहाँ का सेक्टर प्रभारी हूँ। जी, बाकी समस्या में तो यही पानी नहीं है, स्टाफ क्वार्टर नहीं है। स्टाफ क्वार्टर और पानी की समस्या है। तो ये स्वास्थ्य विभाग यहाँ संचालित कब से है सर? यहाँ ये बिल्डिंग में तो 2017 से 2017 संचालित है। पहले नीचे सब सेंटर है जी, सब सेंटर। तो सब सेंटर में तो पानी की व्यवस्था रही? वहाँ पहले था लेकिन अब वो भी खराब हो गया है सब सेंटर का पानी। सर, ये 2017 से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप लोगों को आज तक पानी की सुविधा नहीं मिली, तो इस संबंध में आगे उच्च अधिकारियों को आपने जानकारी दिया गया आपके द्वारा? जी, जानकारी तो दिया गया। अभी हाल ही में मैडम बोली है कि हो जाएगा जल्दी ही बोल के, एसडीएम मैडम। अच्छा, एसडीएम मैडम को आप लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पेयजल की समस्या बनी रहती है? जी जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वर्षा का पानी व खेत का पानी निकासी हो रहा है, जो कि नीचे खेत वाले मिथिलेश साहू डंडेसरा वाले ने अपने खेत में मिट्टी डालकर बाउंड्री वॉल कर मुआयना बंद करने से पानी निकासी अवरुद्ध हो गया है। इस कारण हितग्राही को कृषि कार्य में बाधाएं आ रही हैं। आपको बता दें कि पीड़ित व्यक्ति कृषि मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन पानी निकासी नहीं होने पर कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी शिकायत लेके आज पीड़ित व्यक्ति कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे, जिसके पूर्व भी आवेदन किया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। चक्रधारी है, ग्राम खरेंगा का रहने वाला हूँ। मेरा खेती पानी निकासी के लिए सामने वाला बंद कर दिया, उसी के लिए मैं कलेक्टर में करीब 6 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। तो कितने बार कर चुके हैं यहाँ पे? पंचायत के द्वारा वो हो चुके हैं, उसके बाद में मैं दिया हूँ खुद का, और मेरे प्लाट नहीं, कई एक तो प्लाट है इसमें। अभी तक मेरे खेत में पानी भरा हुआ है। कितना पानी भर जाता है लगभग? अभी मताएक लीक है दोनों खेत में। तो कलेक्टर साहब को क्या कहना था इस मामले में? अभी कलेक्टर साहब बोली से ठीक है, नायब तहसीलदार से नहीं हुआ तो मैं मौके पर तहसीलदार को भेजूंगा। ठीक। इसके लिए प्रतिवेदन के लिए एसडीएम के पास भेजा गया है। यदि लोक आपत्ति होती है, उसके खेत में पानी आने से उसको ज़्यादा दिक्कत होती है, तो राजस्व में भी प्रावधान है और सीआरपीसी धारा जो 135 लोक न्यूसेंस अगर हो रहा होगा तो वो भी एसडीएम कार्य करने में सक्षम है, तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सड़कों के सुधार एवं पुलिया निर्माण के संबंध में कार्य नहीं होने पर आम आदमी कोस्मी के द्वारा धरना प्रदर्शन करने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
कुसमी आम आदमी पार्टी के द्वारा दिनांक 30 नवंबर 2021 को अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया गया था, परंतु उनके द्वारा सड़क मरम्मत के संबंध में कोई कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि लोक निर्माण विभाग कुसमी द्वारा जर्जर सड़क की मरम्मत और पुलिया निर्माण के संबंध में मामले को गंभीर रूप से नहीं लिया जा रहा और जिससे लापरवाही बरती जा रही है। आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। 29 तारीख को हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को ज्ञापन दिया था कि कुसमी से लेकर के करौंधा तक और कुसमी से लेकर के सामरी तक सड़क जो है पूरा गड्ढा हो गया है, जगह जगह में गड्ढा हो गया है। उसके कारण में काफ़ी मतलब दुर्घटना एक्सीडेंट भी हो रहा है और काफ़ी धूल उड़ रहा है कुसमी में। तो उसके लिए हम लोग पीडब्ल्यूडी विभाग को ज्ञापन दिए थे, लेकिन 1 महीना हो गया, उसके ऊपर में कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। तो आज एसडीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए आए हैं और 13 तारीख तक अगर यहाँ पर काम नहीं शुरू हुआ तो 14 तारीख को हम लोग आम आदमी पार्टी यहाँ पे कुसमी बस स्टैंड में चक्का जाम करेगी। ठीक। बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और रालोद नेता के काफिले पर फिल्मी स्टाइल में हुए गोलीकांड का खुलासा हुआ। रालोद नेता के काफिले पर दोनों हाथों से पिस्टल से गोली चलाने वाला मुख्य शूटर गिरफ्तार। शूटर के पेट में भी जवाबी कार्यवाही में गोली लगी। सुसाइड का कारण बताकर दिल्ली के निजी अस्पताल में इलाज करवा रहा था मुख्य शूटर। भतीजे ने संपत्ति विवाद के चलते चाचा की सुपारी दी थी। पुलिस ने मुख्य शूटर को दिल्ली के निजी अस्पताल से गिरफ्तार किया। खुलासा किया क्या कोई घटना थी, क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, 5 दिसंबर को बहुत ही सनसनीखेज तरीके से भाईपुर गांव में कोतवाली देहात में हाजी यूनुस जब अपने लोगों के साथ 3 गाड़ियों से एक शादी समारोह से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ियों पे फायर हुए और उस फायर में कुल 5 लोग घायल हुए थे, 1 की मृत्यु हो गई थी। पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था। इन्हें अपने सगे भतीजों पर शक था, उस आधार पर साजिश में इनके भतीजों के नाम लिखे गए। कुल 6 लोगों को इनके द्वारा नामजद किया गया था, जिसमें 3 इनके भतीजे हैं, 4 भतीजे हैं। एक जो है एक भतीजे का साला है हारिस और एक नावेद नाम का व्यक्ति है। तो इस तरह कुल 6 लोगों को नामजद करते हुए इनके द्वारा FIR लिखाई गई थी। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उन शूटर्स की पहचान करना जिनके द्वारा एक घटना कराई गई थी। उस क्रम में हमारी स्वाट टीम और कोतवाली देहात की टीम के द्वारा बहुत ही सार्थक तरीके से तमाम साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बहुत शीघ्र घटना का अनावरण कर लिया था और ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे के भीतर ही लगभग घटना में सम्मिलित वास्तविक अभियुक्त जिन्होंने घटना कारित किया था उनकी पहचान स्थापित कर ली थी। और उसी क्रम में लगातार प्रयास करते हुए घटना का मुख्य शार्प शूटर जो इस गैंग का लीडर कहा जा सकता है, जिसको घटना के समय मौके पे गोली लगी थी, इस बात की भी चर्चा उस दिन थी कि एक अपराधी को गोली लगी है और घायल है और उसकी लोकेशन दिल्ली में पाई गई। और उस लोकेशन के आधार पर हमारी टीम ने जा करके जब ट्रेस किया तो मैक्स हॉस्पिटल का लोकेशन निकला और उस लोकेशन के आधार पर उस अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। वहाँ जब जानकारी की गई तो पता ये चला कि उसने डॉक्टरों को ये बताया था कि आत्महत्या करना चाहता था और उस वजह से गोली लग गई है। फिर उन्हें पुलिस अभिरक्षा में ला करके जनपद बुलंदशहर के हॉस्पिटल में रखा गया है और वैधानिक कार्रवाई रिमांड आग बनवाने की जो नियमानुसार है वो कराई जा रही है। पूरे घटनाक्रम का अनावरण हो गया है। घटनाक्रम कुछ इस तरह का है कि जो नामित अभियुक्त थे, जिसमें चारों भाई और हारिस है, इनकी विशेष संलिप्तता रही। सारी योजना का सूत्रधार हारिस है, जो घटना से 2 दिन पहले UAE चला गया है अपने एक रिश्तेदार के साथ जो नामित है इसमें, और एक अनस वर्तमान में जेल में है। तो हारिस ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से असलहों की व्यवस्था की और इसके बाद गिरोह को उपलब्ध कराया। ये गिरोह के लोग घटनाक्रम में मौके पर कुल 7 अभियुक्तों की उपस्थिति पाई गई, जिसमें 5 स्विफ्ट VDI कार से थे, 2 मोटरसाइकिल से थे। जो मोटरसाइकिल से थे उनके पास कोई वेपन नहीं था, वो सुबह से ही रेकी कर रहे थे यूसुफ का और लगातार वही सूचनाएं भी दे रहे थे उस टीम को जो घटना करने के लिए लगाई गई थी। 5 लोगों में से एक अभियुक्त मुख्य जो शार्प शूटर था लाखन गुजर,
गांव मलपुर, थाना सिकंदराबाद का था। इसे गिरफ्तार किया गया है, अभिरक्षा में लिया गया है। यद्यपि अभी हॉस्पिटलाइज है, पेट में गोली लगी थी, लेकिन स्वयं खतरे के बाहर है। इसके अन्य जो साथी हैं, लगातार उनके यहाँ दबिश दी जा रही है। उसी दबिश के क्रम में थाना खानपुर क्षेत्र का भी एक अपराधी मौके पर घटना में सम्मिलित था, उसके यहाँ दबिश दी गई है। आज अभियुक्त तो नहीं मिला, लेकिन उसके घर के अंदर से एक बंदूक पुरानी, जो इस घटना में प्रयुक्त नहीं है लेकिन नाजायज असलहा है, वो बरामद हुआ है और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं और ये एक प्लान्ड मर्डर था जो पैसा दे करके कराया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में साजिश में 2 अन्य की भी संलिप्तता पाई गई, जिनमें जो नामित अभियुक्त तीनों भतीजे इनके हैं चारों, उनके रिश्तेदार बिलाल और खालिद जो नरसल घाट के रहने वाले हैं, इन्हें भी गिरफ्तार करके 120B में जेल भेजा गया है। सर, क्या इसी लड़के ने जो गिरफ्तार हुआ है तो इसी ने दोनों हाथों से गोली चलाई थी क्या? हाँ, ये लाखन गुजर, जो एक बात आई थी मौके पे कि एक अपराधी दोनों हाथों से फायर कर रहा था, तो वो लाखन गुजर था और ये असलहे से लगातार फायर कर रहा था और उसी क्रम में इसको गोली लगी थी। बाद में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में इसको ले जा करके इसके लोग इलाज करा रहे हैं। सर, इस वारदात में शामिल अब तक पुलिस ने कितने लोग तो गिरफ्तार किए हैं, और अगर ये शूटर पेशेवर है तो क्या किसी नामी गैंग से इनका कोई ताल्लुक या अलग अलग जगह से लोग जमा किए गए सब शूटर? देखिए, इस तरह का कोई गैंग जो है वो पूर्व से पंजीकृत या चर्चित नहीं रहा है। ये सब छोटे स्तर के अपराधी रहे हैं और इन्होंने एक साथ इस काम को हाथ में लिया था और जिसमें कुल 7 लोग सम्मिलित थे, जिनमें 2 जनपद गाजियाबाद के हैं। उनका भी हम तलाश का प्रयास लगातार कर रहे हैं और 3 जो मौके पे थे, जो फायरिंग करने में थे, ये प्लस एक और। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।